आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आलमी पैगाम पर। मैं आपकी मेज़बान बख्तियार खानम एक और अहम मुद्दे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। और इस मुद्दे पर गुफ्तगू करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब आरिफ हसन साहब। आरिफ साहब, इस प्रोग्राम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के खित्ते में लड़ाइयाँ जारी हैं। गज़ा और इज़राइल की लड़ाई, गज़ा और इज़राइल की जंग जो एक तरफ जारी है, वहीं कई सालों से यूक्रेन और रशिया की भी जंग जो है वो जारी है। हालांकि कई बार सुनने में आता है कि उनके दरमियान सीज फायर होने वाली है, लेकिन होते होते वो न जाने किन वजूहात की वजह से रुक जाती है और अमल में नहीं आ पाती है। वहीं अब हम देख रहे हैं कि एक और नया महाज तैयार हो रहा है जो दो ममालिक के दरमियान है, एक इजराइल और दूसरा ईरान। तो ईरान और इजराइल के बीच आखिर ऐसे कौन सी टेंशन्स हैं जिनकी वजह से इन दोनों के दरमियान तनाव पैदा हो रहा है? इन दोनों के दरमियान एक जंग के आगाज की हमें बू आ रही है, और इजराइल को भी हमने कई बार ऐसा कहते सुना कि वो ईरान पर हमला करेगा, ईरान की तनसीबात पर हमला करेगा। तो आखिर इजराइल ईरान की तनसीबात पर हमला करना क्यों चाहता है और उसके पीछे क्या वजह है? इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे और आपके कुछ सवालात के जवाबात हम तक पहुंचाएंगे। अगर आपके इस मौजू से ताल्लुक़ रखते हुए या फिर इस मौजू से मुताल्लिक़ या किसी और मौजू से मुताल्लिक़ आपके कोई सवालात हों, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं ताकि हम उसको अपने अगले शुमारे में शामिल कर सकें। जी, तो ये बताइए कि ये जो अभी हम देख रहे हैं कि ईरान और इज़राइल के बीच जो टेंशन्स बढ़ रही हैं, इज़राइल आए दिन बोलता है कि हम ईरान पर हमला करेंगे। ईरान ने भी कहीं न कहीं 200 रॉकेट दागे थे हमास और गज़ा की हिमायत में, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये जो टेंशन्स हैं, ये क्यों, किस वजह से पैदा हो रही हैं? देखिए, वो एक हिमायत में हम कहते थे कि वो हिमायत में रॉकेट दागे थे, उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन ईरान और इसराइल का जो तनाज़ा है, वो आप उस वक्त से देखिए कि जब ईरान को तने तनहा कर दिया गया 1979 के इनकलाब के बाद। ईरान के अंदर जो एक रेवोल्यूशन आया था, इससे पहले तो उनकी जो अक़वाम में ज़्यादातर वहाँ पे शिया हज़रात जी, हैं, जो हमारे भाई हैं शिया भाई, तो वहाँ पे जो इनकलाब आया, अब उन्होंने वहाँ पर एक ऐसी हुकूमत कायम कर ली जो कि मज़हब की बुनियाद, जो भी उनके अकायद है उसकी बुनियाद पर एक उन्होंने कायम की। फिर उसकी बुनियाद के ऊपर वो अरबों से अलग हो गए। अरबों से अलग क्यों रहे? पहले अरब के और सबसे पहले इसी बात कर रहा हूँ मैं, जी, अरब के और ईरान के ताल्लुकात में जो कड़वाहट थी। हालांकि ये तनाज़ा बहुत पुराना है, अब से नहीं है। ये बिल्कुल। तो जब से ईरान को फतह किया गया था दौरे फारूकी के दौर के अंदर, हज़रत फारूक तआला के दौर के अंदर, ये तनाज़ा तो खैर जब से है इन दोनों के बीच में। लेकिन जो रिश्ते उस्तवार थे, जब यहाँ पर बादशाहत थी, और जैसे अब दीगर ममालिक हैं इसके अंदर बादशाहत है, उन्होंने अपने अकायद की बुनियाद पर ये हुकूमत कायम कर ली। ईरान ने एक तो अपने उसके अकायद की बुनियाद पर हुकूमत कायम कर ली, ये जमहूरी हुकूमत, जो हुकूमत है यहाँ पे मजहबी बुनियाद के ऊपर। तो कहीं ना कहीं इस खत्े के जो अरब ममालिक हैं, उनको अपनी कुर्सियां अब हिलती हुई दिखाई दी। कहीं ऐसा ना हो कि ये रेवोल्यूशन हमारी उसके अंदर अवाम के अंदर जाग जाए और हम हमारा भी तख्ता पलट ना कर दे। जी, एक तो अरब से दूरी। दूसरे एक और ईरान ने जो सबसे बड़ी गलती की, ईरान ने अपने इस इनकलाब को दूसरे ममालिक में परोसने की कोशिश की। बिल्कुल। ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात, इसराइल से पहले अमेरिका, क्योंकि इसराइल कभी भी उस वक्त तक हमला नहीं करेगा किसी उस मुल्क के ऊपर, किसी ऐसे के ऊपर, जब तक उसे अमेरिका की तरफ से ग्रीन सिग्नल ना ना हासिल मिल हो। जाए। जी, ये पूरे यूरोप का और उसका उसको हिमायत हासिल थी, तब जाकर उसने गजा जैसे हमास जैसे गिरोह के ऊपर हमला उसके किया। ऊपर हमला किया, और उसको भी आप देखिए क्या आपकी ताकत है। अभी दुनिया की तमाम तर टेक्नोलॉजी आपके हाथ में, तब भी आपको 1.5 साल से ज्यादा से अरसा हो गया, एक नस्ल ऊंची कर रहे हैं, तब भी आप उसको हमको हरा नहीं पा रहे। खैर वो दूसरा मुद्दा, बात दूसरी चली जाएगी। लेकिन जो मैं बात बता रहा हूँ ईरान की, ईरान ने अपनी प्रॉक्सी को दूसरे मुल्क ममालिक में एक्सपोर्ट करने की कोशिश की, हत्ता कि सऊदी अरब तक के अंदर कोशिश की। तो ये यहाँ से ईरान के और इसके, सबसे पहले ईरान और अरब के बीच में ताल्लुकात खत्म हुए। जी, अमेरिका के पहले से ताल्लुकात खराब हो गए थे, क्योंकि जब यहाँ से रेवोल्यूशन आया तो उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी के अंदर लोगों को रोक लिया था। जी, वहां से अब इसके बाद जो इनके ताल्लुकात हैं, अभी अरब और इसराइल के बारे में बात कर रहा हूँ, अभी जी, जी, अरब और ईरान के बारे में, इसराइल के अभी नहीं कह रहा, इसराइल के। फिर उसके बाद जब फाल ऑफ बगदाद हुआ है, ये फाल ऑफ बगदाद से ही पहले आप ये देखिए कि इससे पहले जो पहली जंग हुई है गल्फ के अंदर, इराक वर्सेस कुवैत, कुवैत। तो उसके अंदर, तो उसके अंदर तमाम दुनिया के मालिक थे, सबने एक तरफ एक फ्रंट बना लिया था सद्दाम हुसैन के खिलाफ या बगदाद के खिलाफ जो था,
وہ جب اس کے اوپر حملہ کیا تھا، اس کے اندر اس حملہ کرنے کی وجہ جو تھی وہاں پہ، ایک تو عراق کی اس قوت کو ختم کرنا تھا جو کہ اسرائیل کو کہیں نہ کہیں چیلنج کر سکتی تھی، جی ایک بہت بڑی طاقت تھا نا۔ جی اس وقت میں ایران نے اور اب امریکہ کے تعلقات استوار ہوئے پس پردہ، ٹھیک ہے۔ جی ایران عراق کی جو ایئر فورس چھوٹی بہت تھی، اس کا 40 MiG-29 تھے، وہ اس نے اڑا کر کے یہاں بھیج دیے تھے، تو وہاں پر بھی اس نے ان کو بھی نہیں واپس کیا ایران نے۔ پہلی وجہ کیا بتائی میں نے، اس نے اس کے اندر عربوں کے اندر اپنی پراکسی کو قائم کرنے کی قائم کرنے کوشش کی بھیجنے جی کی کوشش کی، یعنی انقلاب کو اس نے ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی ہوں ان کے اندر۔ عرب اس تعلق وہاں سے خراب ہو گئے، پھر اس کے اور امریکہ کے جو تعلقات بگڑے ہوئے تھے، کیونکہ امریکہ کو ایک اچھی ایسی جگہ چاہیے تھا، اسے خاموش کیا، تو پھر اس نے کیا کیا، اب یہ امریکہ سے پس پردہ تعلقات قائم کر لیے، جس کے اندر ہم نے دیکھا جب طالبان کی افغانستان میں جب جنگ چل رہی تھی، تو جب انگلینڈ کی فوجوں کو طالبان نے گھیر لیا تھا ہیلمند کے اندر، تو قاسم سلیمانی، آپ کو یاد ہوگا جنرل قاسم سلیمانی، جی جس جی کو عراق کے اندر مارا تھا امریکہ نے، وہ ان فورسز کو بچا کر کے لے کر کے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے اندر کیا ہوا، عرب اور ایران دونوں ایک دشمنی قائم ہو گئی۔ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، کسی وقت پہ اس کی پوری میں آپ کو بات تفصیل بتاؤں سے گا، بات تفصیل کریں سے گے بات اس ہے، میں لیکن جی ابھی تھوڑا سا بتا رہا ہوں۔ ان کے بیچ میں عربوں کو اس نے ڈر دکھایا ایران کا، جی کس بات، کیونکہ اسی کو لے کر کے تو ایک وار بھی ہوئی تھی نا، عراق اور ایران کی بھی 8 سال چلی تھی۔ عربوں کو ڈر دکھایا کس کا، ایران کا۔ ایران ایران واقعی ایک عسکری طاقت تو ہے ہی۔ جی اچھا، ایران بھی اپنی ہیجمنی قائم کرنا چاہ رہا تھا اس کے اندر، کہ اس علاقے کا سپریم لیڈر میں، ابھی تک سپریمیسی کس کی ہے، سعودی عرب کی، اس کو بھی چیلنج کرنا چاہ رہا تھا۔ اس نے چیلنج کیا، تو اس طرح سے عرب ان کے تعلقات خراب ہوئے، اس کو عربوں کا ڈر دکھایا اس نے، عربوں کو ایران کا، کہ ایران تمہارے اوپر قابض ہو جائے گا، جی ایران کو اسرائیل۔ اسرائیل کو اس خطے میں، جو میں آپ کا پہلا سوال تھا اس کا جواب میں دے رہا ہوں گا، کہ اسرائیل میں ایسا کیا ہوا، اسرائیل اس خطے کے اندر کسی بھی ایسی طاقت کو ابھرنا نہیں دینا چاہتا جو کہ اس کو چیلنج کر سکے، جیسے کہ صدام حسین کو ختم کر دیا گیا تھا، جی ٹھیک ہے۔ اور حالانکہ وجہ اس کی ایک اور بھی تھی، وہ میں بتاؤں گا، وہ ایک بڑا ایپیسوڈ ہوا کہ کرنل غدافی کو کیوں مارا گیا، پھر عرب اسپرنگ جی کیوں وہ لے کر جب ہم کے۔ تاریخ کے پننے پلٹیں گے ہاں، تو تو یہ اس کے سب اندر، بھی اس ہاں پر اس بھی بات ہاں کریں گے ٹھیک ہے۔ ابھی یہ جی ہے اسرائیل کی تو وجہ ہے، کیونکہ ایران کیا ہے، جوہری اسلحہ حاصل کرنے کی کوشش کر جی رہا ہے۔ اسرائیل کی پریشانی یہ ہے کہ اگر ایران جوہری اسلحہ حاصل کر لیتا ہے، تو وہ اس کی بھی ہیجمنی اس خطے میں قائم ہو جائے گی، پھر وہ ناقابل تسخیر ہو جائے گا، جی اور اسرائیل کے لیے ہمیشہ وہ خطرہ بنا رہے گا۔ یہی ڈر عربوں کو بھی ہے۔ عرب جی اور اسرائیل کے ایک پیج پر آنے کی وجہ کیا ہے، کہ پھر عربوں کی حکومت یا عربوں کی لیڈرشپ جو ہے، جو اس خطے کے لیڈر عرب بنتے ہیں نا، جی وہ ان کی ہیجمنی میں ڈاؤن ہوگی۔ تو جی، کیا ہم یہاں پہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہی سب وجوہات ہیں جو ایران کو آج کے دور میں تنہا کر رہی ہیں، یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور وجوہات ان سب میں شامل ہیں؟ یہ تو میں نے آپ کو وہ وجہ بتائی جو کہ اس کی وجہ سے ایران اس وقت تنہا ہو گیا، جی اس کہ ایران نے کسی طرح سے اپنی پراکسی قائم کرنی۔ لیکن ایران نے جب امریکہ کے ساتھ استوار کر لیے تعلقات، تو ایران نے اپنی پراکسی کیسے قائم کی، بغداد تک کے اندر اس نے اپنی پراکسی قائم کر لی تھی۔ ادھر سیریا کے اندر جو شام کا تختہ جی پلٹا گیا ہے، اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ حزب اللہ کو ہتھیار پہنچ رہے تھے، کہاں سے، اسی راستے سے، اور حزب اللہ لبنان کے اندر قائم ہو گئی۔ تو اس خطے پہ ایک طرح سے اس نے اپنی پراکسی کے ذریعے کہیں نہ کہیں اپنی طاقت کو یا اپنے آپ کو منوا لیا تھا جی ایران نے۔ اس ڈر عربوں کو اس بات کا تھا، ٹھیک ہے جی۔ جی تو اب ہم جیسے دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جنگ کے اسباب بن رہے ہیں، لیکن ایک بڑا سوال یہ ہے کہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے، اگر ایران اسرائیل پر حملہ کرتا ہے یا اسرائیل جو ہے وہ ایران پر حملہ کرتا ہے، تو کیا جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ اس حملے کو روک پائیں گے، اس جنگ کو روک پائیں گے یا نہیں؟ دیکھو، سب سے پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں، اسرائیل کو کبھی بھی امریکہ اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ وہ ایران پر حملہ کرے۔ جی اسرائیل، امریکہ اور ایران کے تعلقات، ابھی وہ بات چیت چل رہی ہے وہاں پہ ان دونوں کے بیچ میں، شاید عمان میں بات ہوئی ہے میرے خیال سے، وہاں پر ان پہ ابھی ایک دور ہو چکا، دوسرا دور ابھی ان کا ہونے والا، اس میں جاری ہے۔ لیکن امریکہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ ایران جو ہے جوہری اسلحہ حاصل کر لے، جی لیکن اچھا، ان کی بات چیت کے بیچ اگر کچھ نہ کچھ نکلتا ہے تو یہ بات یہیں پر ختم ہو جائے گی۔ لیکن اسرائیل تلا ہوا ہے کسی صورت سے، جس طرح سے انہوں نے تحقیق کیا ہے بغداد کو، عراق کو، اس طرح سے کہیں نہ کہیں وہ اپنے سامنے کوئی چیلنج کھڑا ہوتا ہے نہیں دیکھنا چاہتا بالکل کہ ایران اس کو کہیں آنے والے ٹائم میں چیلنج کرے۔ تو اس کے امکانات بہت کم ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے، بائی دفعہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر
इसराइल जो है हमला कर देता, और इसराइल को अगर ग्रीन सिग्नल मिल जाता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। सबसे पहले तो ट्रंप ने जो आने के बाद कहा था कि मैं तमाम तरह जंगें बंद कराने बंद के लिए करा आया दूंगा हूँ। जी। हालांकि वो अभी तक इसमें कामयाब नहीं हो सके, लेकिन कोशिशें उनकी जारी है, ट्रंप की भी, इसके मामले में, क्योंकि वो तो एक बिजनेसमैन आदमी। जी। तो ट्रंप की तरफ से उसे जल्दी से अभी ग्रीन सिग्नल मिलेगा नहीं, और अगर इसराइल हमला कर देता है इसराइल के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ईरान के ऊपर जी। यही ताकत है तो ईरान के ऊपर, तो यही ताकत है हमें फिर उसके पीछे खड़ी नजर आएंगी। ये सिर्फ लिप सर्विस करती रहेंगी, और कहीं ना कहीं पसे पर्दा अरबों की हिमायत भी उसको हासिल होगी, क्योंकि अरब भी नहीं चाहते कोई हमें चैलेंज करे। लेकिन इस खत्ते में ऐसी जंग छिड़ेगी अगर ये उसने हमला कर दिया ईरान पर, इसराइल ने, क्योंकि ईरान को अपने वजूद को बाकी रखने के लिए अभी तक तो जो कुछ हो रहा था, वो क्या हो रहा था, अपनी आवाम को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करना। जैसे जनरल सुलेमानी का कत्ल किया, जनरल जी। सुलेमानी का कत्ल क्यों किया? जनरल सुलेमानी उस वक्त ईरान की उसकी प्रॉक्सी के ऊपर काम करने लगे थे अमेरिका के खिलाफ। तो अमेरिका ने देखा अब आप हमारे खिलाफ, अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, जी। जी। तो शायद डोनाल्ड रेगन ने या किसी उसने प्रेसिडेंट ने कहा था कि अमेरिका का दोस्त उससे कभी नहीं बच सकता, दुश्मन बच सकता है, दोस्त उससे कभी नहीं बच सकता। जो पसे पर्दा में ताल्लुकात इस्तवार किए हैं या बनाए हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी, और जंग हो गई तो ऐसी जंग छिड़ेगी जिसका आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। क्योंकि ईरान को जब अपने खतरे पर खतरा महसूस होगा, ईरान चारों तरफ मिसाइल फेंकेगा। ईरान इसराइल पे नहीं डालेगा, सऊदी अरब, कतर, कुवैत। यूएई, कुवैत, जिस जगह पर भी है, हर जगह पर, और इनके जहां जहां अड्डे कायम है सब जगह करेगा। इस खत्ते में ऐसी जंग छिड़ेगी जिसका हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। वो नाकाबिले तस्वीर जंग छिड़ेगी जिसे रोकना नामुमकिन होगा, और शायद कहीं ऐसा ना हो। अगर ऐसा कुछ हो गया तो जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की थी कि नहर फरात के खिलाफ एक ऐसा पहाड़ आएगा जिसके ऊपर जंग होगी, जहां पर सब लोग लड़ेंगे, और एक ऐसी जंग होगी जिसके अंदर से अगर किसी इंसान के 100 बेटे होंगे तो 99 खत्म हो जाएंगे और एक खत्म होगा। ये जंग फिर यहाँ नहीं रुकेगी। जी, बिल्कुल, आपने सही फरमाया। तो अब एक जो बड़ा अहम सवाल निकल कर आता है, वो ये है कि क्या अमेरिका जो है, वो इज़राइल के जो मॉन्स्टर हैं, नेतन्याहू, उनको इस हमला करने से बाज़ रख पाएगा या नहीं? देखो, नितिन याव की तो दिली ख्वाहिश है, जी। और उसके मैंने पहले भी वजह बताई थी। एक ख्वाहिश ये है कि अगर इस खत्ते के अंदर जंग खत्म हो गई तो नितन्याहू खत्म, और नितन्याहू की बाकी अपनी जो जिंदगी है वो बकिया जेल के अंदर गुजरेगी। जी। दूसरी एक वजह और भी है कि वो इस खत्ते के अंदर किसी ऐसी ताकत को नहीं उभरने देना चाहते जो कि उन्हें चैलेंज कर सके। लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं, क्योंकि इस वक्त यूरोप और जो अमेरिका है, वो उसको इस तरह की इजाज़त नहीं देंगे, और इस तरह की इजाज़त के बगैर जब तक उनकी हिमायत हासिल ना हो तो इसराइल और ईरान पर हमला नहीं कर पाएगा। फिर अगर ईरान एक तरह खत्म हो जाता है, फिर अरबों से क्या क्या दिखा कर पैसे देंगे आप? फिर तो एक तरीके से इसराइल की वो ख्वाहिश पूरी हो गई, वो इस खत्ते का पुलिसमैन बन गया। जी, ठीक है, तो बिल्कुल। ईरान की ताकत तो हमें उम्मीद तो ये कि नहीं इस तरह का, और इस तरह यूरोप और जो के बयानात, खुद डोनाल्ड ट्रंप के, इंग्लैंड के, बरतानिया के बयानात इस वक्त हम उसके इसराइल के खिलाफ आ रहे हैं। जिस तरह से उसने बदतरीन नस्लकुशी जारी रखी हुई, जो कि दुनिया के अंदर आज तक ऐसी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। कभी हमने हलाकू खान या किसी के बारे में पढ़ा था उस वक्त के बारे में, जो किस तरह की कोई नस्लकुशी क्या करते थे, वो नस्लकुशी का आज हम लोग अपने सामने मंजर वहां देख रहे हैं गजा के अंदर। तो वो जायज रखे हुए दुनिया पहले ही चिल्ला रही है उसे ला, तो मुझे नहीं लगता इस तरह का भी कोई इम्कान है, कोई इस तरीके का कि उसको इजाज़त मिलेगी और बगैर इजाज़त के वो हमला नहीं नहीं। कर सकता। जी। तो नाज़रीन, आज के लिए हमारे साथ इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल हमें ये देखना होगा कि क्या इज़राइल और ईरान के बीच का तनाव बढ़ेगा या नहीं? क्या ईरान इज़राइल पर हमला करेगा? फिलहाल तो हम यही दुआ करेंगे और यही चाहेंगे कि इस खित्ते में कोई और जंग पैदा ना हो, जो किसी और बड़ी मुसीबत का सबब बने या और ज़्यादा लोगों के मरने का सबब बने। तो इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।